मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे पी ब्लॉक का ग्रुप 15। तीन प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी। फर्स्ट थी मॉलिक्यूलर स्टेट, देन द सेकंड वन वाज ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द थर्ड वन रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब हम फोर्थ पर हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ग्रुप 15 की अगर हम बात करें, पहले सुन लीजिएगा। ग्रुप 15 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप 15 के, सबके सब हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं और हाइड्राइड्स बनाते हैं। ट्राई हाइड्राइड्स बोले जाते हैं, ट्राई हाइड्राइड्स बनाते हैं। हाइड्राइड्स, नाइट्रोजन भी 3 हाइड्रोजन से जुड़ेगा, क्या बनेगा? NH3। फास्फोरस 3 H से जुड़ेगा, PH3। सिमिलर आर्सेनिक हाइड्राइड बनेगा, सिमिलर एंटीमनी हाइड्राइड बनेगा और बिस्मथ हाइड्राइड भी बनेगा। यानी कि आपका जो सेंटेंस आएगा इसमें रिएक्शन विद हाइड्रोजन में आपका आएगा ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म ट्राई हाइड्राइड्स विद हाइड्रोजन। ध्यान देना, जो आपका सेंटेंस आएगा वो क्या आएगा? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म ट्राई हाइड्राइड्स with hydrogen such as NH3, PH3, ASH3, SBH3 and BiH3। आपने सेंटेंस लिख लिया होगा। अब आते हैं इनके स्ट्रक्चर पर आते हैं। हाइड्राइड्स के बड़ा लंबा पॉइंट है, हाइड्राइड समझते रहना। अगर मैं M मान लेता हूं सेंट्रल एटम, M का मतलब नाइट्रोजन है या फिर फास्फोरस या फिर आर्सेनिक या फिर एंटीमनी या फिर बिस्मथ, तो मैं इनके सेंट्रल एटम को M से रिप्रेजेंट करूं तो सबकी ज्योमेट्री स्ट्रक्चर एक जैसा है। M यहां पर है, 3 हाइड्रोजन है और एक लोन पेयर है। ठीक है जी। ज्योमेट्री का नाम ट्राइगोनल पिरामिडल। आप डायरेक्टली पिरामिडल भी बुला सकते हैं। तो NH3, N यहां बना दो, ये NH3 का स्ट्रक्चर है। अमोनिया बन जाएगी। P बना दो तो ये फॉस्फीन PH3 बन जाएगी। AS बना दो तो ये SH3 और BI बना दो तो ये BiS3। तो सबका स्ट्रक्चर एक ही जैसा है, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ये इनके स्ट्रक्चर्स की बात हो गई। अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्राइड्स, मतलब यही टॉपिक चलेगा अभी। फोर्थ पॉइंट हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज का, और ये काफी लेंथी है तो यही चलेगा। अब जो हाइड्राइड्स बने ना, ये 5 इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यहां पढ़ने हैं। आपने ज्योमेट्री बना ली होगी। आगे पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्राइड्स। हेडिंग डाल लेता हूं मैं। चलिए जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्राइड हेडिंग डाल लीजिएगा। फोर्थ पॉइंट के अंदर ही है। हमारे पास कितने हाइड्राइड्स हैं ये हम चेक करते हैं पहले, फिर पढ़ेंगे वन बाय वन। NH3, PH3, ASH3, SBH3, BiH3। ये ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स हैं, ट्राई हाइड्राइड्स बनाए। इनके कैरेक्टरिस्टिक हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट पॉइंट, बेसिक नेचर। फर्स्ट पॉइंट है बेसिक नेचर। आप डाल लें फर्स्ट हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर बेसिक नेचर। हाँ, मैं सुन लीजिएगा, लिखना आपको है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर अपने सेंटेंसेस में आप लिखें। सबसे पहला आएगा, ये जितने भी हाइड्राइड्स आप देख रहे हो ये सबके सब बेसिक हैं, ये सबके सब ल्यूइस बेस हैं। क्यों ल्यूइस बेस हैं? देखिएगा, इनका स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बनाया था। ट्राइगोनल पिरामिडल। ध्यान दीजिएगा, इनके पास एक एक लोन पेयर है, सबके पास एक एक लोन पेयर है। लोन पेयर है तो यही से डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, इसीलिए सबके सब बेसिक होते हैं। तो आप लिखेंगे ऑल द, मैं बता रहा हूं, आप अपने आप लिखेंगे ऑल द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 आर बेसिक। रीजन बिकॉज दे हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी टू डोनेट देयर लोन पेयर। तो इसके नीचे ये ज्योमेट्री आप बनाएं और लोन पेयर दिखाएं। इस लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए ल्यूइस बेसिस होते हैं या बेसिक्स बेस होते हैं, सीधे बोल सकते हो। अब क्वेश्चन है, लिख लिया होगा ये आपने। अब क्वेश्चन है कि इनमें से ज्यादा बेसिक कौन सा है पांचों में से? तो सीधी सी बात है, पांचों के स्ट्रक्चर मुझे बनाने होंगे। NH3,
PH3 सिमिलर स्ट्रक्चर है, मैं दोबारा नहीं बना रहा, लॉन पेयर दिखा रहा हूं। ASH3 सिमिलर स्ट्रक्चर है, AS आएगा बस यहां, लॉन पेयर दिखाया मैंने। SBH3 और BIH3, सबके पास एक एक लॉन पेयर है। सभी लॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। ज्यादा बेसिक कौन होगा, हमें ऑर्डर लिखना है भैया, ज्यादा बेसिक कौन, कम बेसिक कौन, सबसे कम बेसिक कौन। तो हमें ऑर्डर लिखना है ज्यादा बेसिक। भैया ज्यादा बेसिक वो होगा जो ज्यादा लॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा। क्वेश्चन है कौन ज्यादा रखेगा जी डोनेट करने की, अरे जिसके पास ज्यादा होंगे। किसके पास ज्यादा है सर, एक एक ही है, ज्यादा कहां, एक है, बराबर है सबके पास, नहीं बराबर नहीं है। नाइट्रोजन का स्मॉल एटॉमिक साइज है, बिस्मथ का लार्ज एटॉमिक साइज है। इस एटॉमिक साइज पर एक लॉन पेयर, इस एटॉमिक साइज पर भी एक लॉन पेयर। अब बताओ लॉन पेयर ज्यादा किस पे है। बच्चे कहते हैं नहीं सर लॉन पेयर तो एक ही है दोनों पे। अरे ज्यादा का मतलब है डेंसिटी, वॉल्यूम के साथ बताओ ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम। तो डेंसिटी आपको बतानी है, लॉन पेयर डेंसिटी। साइज छोटा है लॉन पेयर डेंसिटी, साइज बड़ा है लॉन पेयर डेंसिटी। तो साइज छोटे के साथ एक लॉन पेयर ज्यादा है, साइज बड़े के साथ एक लॉन पेयर बहुत कम है भाई। मैं कहूं मेरे पास 2 बच्चे पढ़ाने के लिए स्पेस है, 2 बच्चे मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा रूम फुल है 2 बच्चे, मेरे पास 100 के लिए पढ़ाने के लिए 2 बच्चे बैठे हैं, खाली पड़ा है भाई, बच्चे ही नहीं है। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज छोटा है, जिसकी वजह से इसकी लॉन पेयर डेंसिटी ज्यादा है। लॉन पेयर डेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी भी ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा NH3 बेसिक होगा। बेसिक ऑर्डर ये है, बेसिक ऑर्डर। आपको यह नहीं बताना कि अमोनिया ज्यादा बेसिक है PH3 से, आपको ऑर्डर बताना है, टोटल ऑर्डर बिना किसी का नाम लिखे आप बताएंगे सीधे सीधे। इन केस ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 बेसिसिटी या बेसिक नेचर डिक्रीजिंग या बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। कारण जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते हो सेंट्रल एटम का साइज बढ़ता जाता है और लॉन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाती है, जिससे लॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी भी कम हो जाती है, मतलब बेसिक नेचर कम हो जाती है। समझ गए होंगे आप। ऑर्डर अरेंज करने के लिए बहुत बार आता है, एक्सप्लेन करने के लिए फ्रेगमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। मैं कहूं NH3 ज्यादा बेसिक है PH3 से, इतना भी पूछ सकता हूं। मैं ये भी पूछ सकता हूं PH3 ज्यादा बेसिक है इससे, ये इससे, ये इससे, कोई भी 2 दे सकता हूं, इसे और इसे भी पूछ सकता हूं। तो कोई भी पूछा जा सकता है। ऑर्डर आप याद रखें बेसिक नेचर का, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक था। सेकंड पर आते हैं। सेकंड है रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर, यही हाइड्राइड्स हैं 5। मैं बना लेता हूं, मैं फर्स्ट का और सेकंड का लास्ट का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, यहां बना रहा हूं। फिर PH3, फिर ASH3, फिर SBH3 और लास्ट BIH3। ये बन गए जी 5 के, मतलब 2 के स्ट्रक्चर बनाए, बाकी 3 मैंने ऐसे ही बना दिए। आंसर वैसे मैंने रिड्यूसिंग नेचर का इसमें ही बना अब तक दे चुका हूं, ये मान लीजिएगा। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब है H आयन लूज करना, समझना, H को बाहर निकालना। भाई सीधा सा ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन को गेन करना या हाइड्रोजन को निकालना, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग पावर हम देख रहे हैं उन्हीं की। तो इनमें से 5 में से ऑक्सीजन तो कोई ले नहीं रहा, हम दे नहीं रहे हैं, तो हाइड्रोजन लूज करने की टेंडेंसी आपको देखनी है। आप सीधा सीधा लिखें H एटम डोनेटिंग टेंडेंसी, ये आप चेक कर रहे हैं। कौन सा H आयन सबसे पहले बाहर निकालेगा। देखें NH3 बॉन्ड लेंथ छोटी है, छोटी बनाई है क्योंकि सेंट्रल एटम का साइज छोटा है। आगे बढ़े PH3, अब सेंट्रल एटम फास्फोरस का साइज बड़ा है, ग्रुप में नीचे जाने पर साइज बढ़ता है। फास्फोरस का साइज बड़ा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, इसकी और सबसे ज्यादा बड़ा साइज बिस्मथ का है, तो देखो बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी है।
देखो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी, मैंने बनाई भी है, छोटी बनाई है भाई, और यहां देखो बड़ी बॉन्ड लेंथ बनाई है। अब बताओ कौन सी आसानी से टूटेगी जी? बड़ी बॉन्ड लेंथ आसानी से ब्रेकेबल होती है क्योंकि उनकी बॉन्ड एंथैल्पी कम होती है। थोड़ी सी एनर्जी दोगे ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा तो H बाहर निकल आएगा, H डोनेट कर दिया, H बाहर निकला तो रिड्यूसिंग नेचर इसकी सबसे ज्यादा, ये ऑर्डर है। जैसे जैसे सेंट्रल एटम का साइज बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, मतलब वो बॉन्ड आसानी से टूटेगा और H को रिलीज आसानी से करेगा, और H अगर रिलीज होगा आसानी से तो रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। समझ में? ऑर्डर लिखना आपको, नाम नहीं, मैंने नाम नहीं बोला कि NH3 PH3, मैंने नाम नहीं बोला, मैंने सीधा बोला ग्रुप में हाइड्राइड्स में, इन केस ऑफ हाइड्राइड्स और ग्रुप 15 रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, पहले इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। फिर कारण बताएं, क्योंकि ग्रुप में नीचे जाने पर सेंट्रल एटम का एटॉमिक साइज बढ़ता है जिससे बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाती है और बॉन्ड आसानी से टूट जाता है जिससे H आयन इजीली रिलीज होता है, और H आयन रिलीज करना ही रिड्यूसिंग नेचर है। तो H आयन आसानी से रिलीज होता है इसलिए नीचे जाने पर रिड्यूसिंग नेचर बढ़ती है। पॉइंट्स आसान है, पॉइंट मुश्किल नहीं है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पर आते हैं जो कि है थर्मल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स का थर्ड पॉइंट थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी देखिएगा, तरीका वही है देखने का। हमने सारे बना लिए NH3, PH3, ASH3, SBH3, BiH3। थर्मल मतलब हीट करना और हीट में स्टेबल रहना, मतलब समझना इस वर्ड का। ऐसे समझो कि ये पांचों हमने एक फर्नेस, एक भट्टी, आग की जलती हुई फर्नेस में डाल दिए पांचों। फिर हम देख रहे हैं अच्छा कौन सा स्टेबल है, तो जो पहले ब्रेक होगा वो अनस्टेबल, जो थोड़ा बाद में ब्रेक होगा वो थोड़ा स्टेबल, और जो सबसे बाद में ब्रेक होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल। अब क्वेश्चन है सबसे पहले कौन सा ब्रेक होगा? भैया इसकी बॉन्ड लेंथ तो छोटी है, इसे तो तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो डालते ही सबसे कम एनर्जी पे कौन सा ब्रेक होगा? ये वाला, तो ये तो अनस्टेबल है सर। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? ये, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी है। तो कारण वही है, रिड्यूसिंग वाला, ऑर्डर अलग है, देखने का नजरिया बदल गया है। तो NH3 सबसे ज्यादा स्टेबल, थर्मल स्टेबल, देन PH3, देन ASH3, देन SBH3 एंड देन BiH3। ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल, ये सबसे ज्यादा स्टेबल। तो ग्रुप में नीचे की तरफ जाने पर हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि ग्रुप में नीचे जाने पर सेंट्रल एटम का एटॉमिक साइज बढ़ता है जिससे बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, और बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाती है, बॉन्ड आसानी से टूट जाता है और मॉलिक्यूल थर्मल अनस्टेबल हो जाता है। तो मैंने कहीं भी नाम नहीं बोला, पूरा ऑर्डर बोला, लिखने का तरीका यही हो, इसी तरह से आप लिखें। मैं नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पर चलता हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स के फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ है आपका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्गेनिक में हमने कई बार देखा है। बॉइलिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डिपेंड करता है, जितने ज्यादा पावरफुल अट्रैक्शन फोर्सेस उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। हम बात करें PH3, ASH3, SBH3 और BiH3, ये सबके सब पोलर हैं, सभी में एक ही जैसा फोर्स है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, मतलब नेचर सबकी एक जैसी है। फिर क्वेश्चन है कैसे पता चले किसमें डाइपोल डाइपोल फोर्स किसका स्ट्रांग है किसका वीक है? तो याद करिए आपको बताया गया था जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है वैसे वैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स चाहे वो कोई सा भी रहा हो उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा। ये P छोटा है, AS बड़ा है, SB और साइज बड़ा है, BI का साइज सबसे ज्यादा है, H3 S3 ये तो इक्वल ही है, इनका कोई रीजन नहीं। तो जैसे जैसे सेंट्रल एटम का साइज बढ़ता है वैसे वैसे मॉलिक्यूलर साइज भी बढ़ता है, और मॉलिक्यूलर साइज से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स
चाहे वो डायपोल कोई सा भी रहा, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड BIS3 में होगा, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी इसका। जितने ज्यादा फोर्सेस उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, सीधे सीधे था। ठीक जी, लेकिन मैंने NH3 तो यहां लिखा ही नहीं, सबसे पहले वाला मैं भूला नहीं हूं, मैंने लिखा नहीं, वो मैं अब लिख रहा हूं। NH3 में एक समस्या है, अभी तक इन चारों में एक फोर्स था डायपोल NH3 में डायपोल देखिएगा किस तरह से है। ये हाइड्रोजन है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है दोनों तरफ, तो बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट PS3 से ज्यादा होता है। कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन यही आता है कि NH3 का बॉइलिंग पॉइंट PS3 से ज्यादा क्यों होता है। कारण है NH3 मॉलिक्यूल्स, यानी कि NH3 मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग which is strong intermolecular hydrogen bonding which is stronger than dipole intermolecular forces of PS3। तो इस वजह से ज्यादा है। PS3 से ज्यादा SS3 का है, क्योंकि इसमें साइज बड़ा है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा पावरफुल होंगे देन PS3, इससे ज्यादा इसका बड़ा है। अब क्वेश्चन ये है NH3 का सर केवल PS3 से बड़ा है, क्योंकि ये तो बता रहा है कि इससे बड़ा है, क्या इससे भी बड़ा है या इससे बड़ा है, सबसे बड़ा कहां अरेंज होगा अगर हम डाटा के हिसाब से लिखें। एक्सप्लेनेशन बस इतनी ही है, आप इसे अलग से एक्सप्लेन करिए, एक्सेप्शन में अमोनिया डालिए, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट PS3 से ज्यादा होता है, रीजन दीजिए क्यों ज्यादा होता है। लेकिन अब हमें डाटा के हिसाब से लिखना होगा। NH3 एक्चुअल में क्या इससे ज्यादा है, इससे तो ज्यादा ही, इससे भी ज्यादा है, क्या इससे भी ज्यादा है या सबसे ज्यादा है, तो ये चेक करना होगा डाटा। अब जब डाटा वाइज में इसे लिखता हूं, तो जब हम डाटा वाइज इसे लिखते हैं तो डाटा के हिसाब से यहां आता है इसका बॉइलिंग पॉइंट, मतलब सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट PS3, देन ASH3, देन NH3, देन SBH3, देन BIS3। आप बिना डाटा देखे अरेंज नहीं कर सकते कि NH3 कहां आएगा। क्यों नहीं कर सकते भाई, साइज कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड कितना बढ़ेगा, ये थोड़ी आपको क्वांटिटेटिव डाटा थोड़ी ना दिया गया है कि साइज बढ़ने से 2 डिग्री बढ़ेगा, 10 डिग्री बढ़ेगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से 50 डिग्री बढ़ेगा, ऐसा थोड़ी कोई लॉजिक है। तो ये तो आपको देखना ही पड़ेगा कि ऑर्डर ये होता है। हाँ, आप एक्सप्लेन कर पाओगे बस। आपसे पूछे कोई NH3 ASH3 से ज्यादा क्यों है, तो आप बताओगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें। आपका कोई पूछे SBH3 और NH3 में SBH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ओवरकम नहीं कर पाती, इसलिए ज्यादा है। तो समझ रहे हैं, वैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से सबसे ज्यादा हाईली वोलेटाइल कौन सा है। हाईली वोलेटाइल मतलब जो इजीली वेपोराइज हो, तो वेपोराइजेशन उसका आसान होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो। तो बॉइलिंग पॉइंट कम किसका है, सबसे PS3, ये रहा सबसे कम, तो PS3 इज द हाईली वोलेटाइल। फिर क्वेश्चन आता है NH3 का बॉइलिंग पॉइंट PS3 से ज्यादा क्यों है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप रीजन दे सकते हैं, इससे कंपेयर करवा के पूछा जाएगा। तो एक्यूरेट डाटा भी आ सकता है अरेंज करने के लिए, बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो अरेंजमेंट मैंने पूरा लिख दिया है। नेक्स्ट पर चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पर। नेक्स्ट है बॉन्ड एंगल। E पॉइंट, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड बनाने होंगे। NH3 पहला है, ये एंगल अगर याद हो तो 107.8 डिग्री, 107.8 डिग्री। उसके बाद आता है PS3 का एंगल, उसके बाद आता है आपका ASH3, उसके बाद SBH3 और BIH3 का भी लिख लीजिएगा, लगभग 89 और 90 डिग्री। इसमें जाओगे तो 91 होगा, इसमें जाओगे 91.8, 92 लिख देते हैं, इसका 93, इसका 107.8, यानी कि सीधा सीधा आगे जाने पर डिक्रीज हो रहा है।
कारण आपको लिखना होगा। देखिएगा स्मॉल एटॉमिक साइज है, कारण समझ लीजिएगा, स्मॉल एटॉमिक साइज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन बाई बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है मतलब इलेक्ट्रॉन है, ये भी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये भी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। चूंकि छोटा साइज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो बॉन्ड पेयर का रिपल्सन ज्यादा होगा। आगे जाने पर सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा, आगे जाने पर सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन भी कम होगा, और रिपल्सन ही तो एंगल है, तो एंगल कम होगा। तो ग्रुप में नीचे जाने पर बॉन्ड एंगल, हाइड्राइड्स में बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स में। कारण होता है इस नीचे जाने पर सेंट्रल एटम का साइज बढ़ता है जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, और बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम होता है जिससे बॉन्ड एंगल कम होता है। तो ऑर्डर याद रखिएगा, ऑर्डर जरूरी है, ऑर्डर भी अरेंज करने के लिए आएगा और रीजन भी पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और याद आया मुझे, और मुझसे पूछ लीजिएगा, देख लीजिएगा। क्वेश्चन आता है NH4 पॉजिटिव और NH3। क्वेश्चन पूछते हैं किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है। तो हाइब्रिड से निकालो sp3, ज्योमेट्री बनाओ, पॉजिटिव, दैट इज अ टेट्राहेड्रल। इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री बनाओ, पिरामिडल। टेट्राहेड्रल का एंगल है 109.5, दिस वन 109.5 डिग्री, और इसका है 107.8। कारण डिक्रीज कैसे हो गया, यह है VSEPR थ्योरी। तो 11th से इसलिए मैंने बताया, इस थ्योरी के हिसाब से लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन ज्यादा होता है इनके बीच और इनके बीच, जिसकी वजह से ये बॉन्ड पेयर पास आ जाते हैं और एंगल थोड़ा सा छोटा हो जाता है। टेट्राहेड्रल में लॉन पेयर नहीं है इसलिए एंगल बड़ा है। तो ये 11th से क्वेश्चन है, ये भी यहां पूछा जा सकता है। तो इस तरह की तैयारी आपकी हो। ये ज्योमेट्री बनानी अगर नहीं आती है आपको तो मुझे बता दें, 11th में केमिकल बॉन्डिंग की वीडियो है, मैं आपको सेंड कर दूंगा ये वाले। आगे बढ़ते हैं। हाइड्राइड्स यहां पर खत्म होता है कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, 4th पॉइंट एंड हुआ, 5th पर पहुंचते हैं। रिएक्शन विद हैलोजेंस, हैलोजन के साथ रिएक्शन। ग्रुप 15 जो भी है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर हम नाइट्रोजन की बात नहीं कर रहे हैं तो सभी एलिमेंट्स ट्राइहैलाइड्स EX3 टाइप और पेंटाहैलाइड्स EX5 टाइप हैलाइड्स बनाते हैं। E का मतलब एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15। नाइट्रोजन को छोड़ देते हैं इस केस में, बाकी की बात कर रहे हैं। तो बाकी सभी ट्राई और पेंटाहैलाइड्स बनाते हैं। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन ओनली ट्राइहैलाइड्स बनाता है, जैसे NCl3, NF3। बाकी सब दोनों बनाते हैं। PCl5 भी सुना होगा आपने, तो PCl3 भी सुना होगा, वैसे ही आर्सेनिक के होते हैं। तो बाकी सब, नाइट्रोजन जो है वो पेंटाहैलाइड जैसे NCl5 नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि इसके नाइट्रोजन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता। यह बात मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको बता दी थी। तो जनरली दो तरह के हैलाइड्स बनाते हैं सभी एलिमेंट्स ग्रुप 15 के, केवल नाइट्रोजन को छोड़कर। नाइट्रोजन केवल ट्राइहैलाइड बनाता है, वो पेंटाहैलाइड नहीं बना सकता क्योंकि उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होते। ये आप सेंटेंसेस में लिख लेंगे मेरे हिसाब से। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म टू टाइप्स ऑफ हैलाइड्स, ट्राइहैलाइड्स एंड पेंटाहैलाइड्स। ट्राइहैलाइड्स के ब्रैकेट में EX3 लिख लेना, दूसरे के EX5। फॉर एग्जाम्पल PCl3, PCl5, AsCl3, AsF5 एटसेट्रा आप लिखेंगे एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऊपर, फिर नीचे लिखेंगे नाइट्रोजन कैन फॉर्म ओनली ट्राइहैलाइड्स, इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड्स बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लें। पहले ट्राइहैलाइड के बारे में पढ़ें।
जैसे PCl3 है और या PCl5 है। ये इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। इसमें +3, इसमें +5। अब स्मॉल साइज किसका है? इसका। क्यों भाई स्मॉल साइज का क्यों है? भाई जितने ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना ही तो ज्यादा स्मॉल होगा। ये बड़ा साइज है, न्यूट्रल पी और भी बड़ा साइज होता, तो स्मॉल साइज इसका है। तो फजांस रूल था एक, याद हो 11th में, केमिकल बॉन्डिंग में था। ये कोवेलेंट कैरेक्टर फाइंड करता था। तो कोवेलेंट कैरेक्टर, सीसी मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर, डायरेक्टली इनवर्सली वाले बात करेंगे कैटायन की। साइज ऑफ कैटायन, कैटायन का साइज छोटा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, कैटायन का साइज बड़ा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होंगे। दूसरा भी इसका फॉर्मूला था, सीसी का मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एन आयन। ये फजांस रूल है। खैर हम एनायन में तो डील नहीं करें, अभी कैटायन की बात थी। तो साइज छोटा इसका है तो कोवेलेंट कैरेक्टर इसके ज्यादा होंगे, तो PCl5 के अंदर ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं, तो इसके अंदर ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होते हैं। तो क्वेश्चन आता है पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राइहेलाइड्स। तो फजांस रूल आप बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। ट्राइहेलाइड्स जो होते हैं जैसे PCl3 है या NCl3 है या NF3 है, जो भी है, उनकी जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल पिरामिडल ही होती है विद वन लॉन पेयर। NCl3 भी सिमिलर, जितने भी होते हैं ट्राइहेलाइड्स। बात अब करते हैं पेंटाहेलाइड्स की, PCl5। बात PCl5 की ही कर रहे हैं खास। PCl5 दो कंडीशन में मिलता है, एक होता है ये गैसियस स्टेट में और ये सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। पहले गैसियस स्टेट में देखते हैं। PCl5 की जो ज्योमेट्री होती है वो ऐसी है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, दो पिरामिड की तरह बनानी पड़ेगी, बना लेते हैं। ये फैन की शेप की तरह होता है, 3 ब्लेड, एक छत से जुड़ा है, एक नीचे भी है। ये PCl5 है, ये ब्लेड्स हैं। ये मैं ऐसे बंद कर देता हूं ताकि याद रहे थोड़ा। PCl5 में दो तरह के एंगल हैं। ये जो ब्लेड के हैं इन्हें इक्वेटोरियल बुलाते हैं, EQ लिख दिया मैंने यहां, और ऊपर नीचे वाले को एक्सियल बुलाते हैं। इक्वेटोरियल में जो एंगल है वो 120 डिग्री का है, भाई ब्लेड्स के बीच का एंगल 120 का, और एक्सियल के बीच में जो है वो 90 का है। तो 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड हैं और 2 एक्सियल बॉन्ड हैं। 3 इक्वेटोरियल आपस में बराबर हैं, 2 एक्सियल आपस में बराबर हैं, लेकिन कंपेयर करें तो जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ एक्सियल की ज्यादा होती है देन बॉन्ड लेंथ ऑफ इक्वेटोरियल। कारण है छोटा एंगल है तो रिपल्सन ज्यादा है, जिससे ये बॉन्ड ऊपर की तरफ चला जाता, एटम ऊपर की तरफ चला जाता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। मैं इसे हीट करूं तो सबसे पहले बड़ी बॉन्ड लेंथ टूटेगी, आसानी से टूट जाती है, तो ये टूट जाती है आसानी से। यही कारण है कि PCl5 को अगर हीट किया जाता है तो वो PCl3 और Cl2 में बदल जाता है, यानी कि Cl2 अलग हो जाएगा, बाकी PCl3 अलग। तो क्लोरीन रिलीज करता है तो PCl5 को बुलाते हैं क्लोरीनेटिंग एजेंट, क्योंकि ये हीट करने पर क्लोरीन एमिट करता है। कारण क्या है? क्योंकि इसके पांचों बॉन्ड्स बराबर नहीं होते हैं, 2 एक्सियल 3 इक्वेटोरियल होते हैं। एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है क्योंकि एंगल छोटा होता है। ये इसी में नहीं है, जितने भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में एग्जिस्ट करते हैं सबका यही हाल होता है, कोई स्पेशल PCl5 नहीं है। दूसरा, PCl5 तो सर सॉलिड में भी मिलता है, आपने कहा अभी, बिल्कुल मैंने कहा। सॉलिड में कैसे मिलता है? 2 मॉलिक्यूल, एक Cl लूज कर देता है, एक Cl गेन कर लेता है, तो एक कैटायन बन जाता है, एक एनायन, और इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाते हैं, आयनिक बॉन्ड बन जाता है जो कि स्ट्रांग होता है, इसलिए ये सॉलिड है। तो जो सॉलिड PCl5 होता है उसमें कैटायन और एनायन एग्जिस्ट करते हैं। क्यों करते हैं?
एक PCl5 था, एक Cl इसने डोनेट कर दिया, इसने एक्सेप्ट कर दिया, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होती है, अट्रैक्शन बढ़ गया और अट्रैक्शन बढ़ती सॉलिड हो गया, जैसे आयोनिक बॉन्ड होता है, आयोनिक कंपाउंड होते हैं। इसके स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, 4 है, इसकी ऑक्टाहेड्रल है। अलग अलग देखें तो इसकी ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल। इसके 6 बॉन्ड है, इसकी ज्योमेट्री कैसी है, ऑक्टाहेड्रल। तो सॉलिड स्टेट में भी आप इसे बना सकते हैं, बाकी स्टेट्स में ये है। तो ये था इसके हैलाइड्स, हेलोजन के साथ रिएक्शन। 6th प्रॉपर्टी पर आते हैं। नेक्स्ट 6th प्रॉपर्टी पर आते हैं हैलाइड्स के बाद, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। पहला एलिमेंट नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का भी वैसे एक ऑक्सो एसिड है HNO3, लेकिन मेनली बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स मिलते हैं फॉस्फोरस के, तो फॉस्फोरस के पढ़े जाते हैं। इसमें पहला सेंटेंस लिख लीजिएगा, फॉस्फोरस फॉर्म्स अ नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये सेंटेंस लिख लें, फॉस्फोरस फॉर्म्स अ नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। मैं बोलता जाऊंगा, एग्जाम्पल बताता जाऊंगा। फर्स्ट लिखें, फिर नीचे फर्स्ट हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसे फॉस्फेनिक एसिड भी बुलाते हैं। फॉस्फेनिक, ध्यान दीजिएगा, PHINIC, फॉस्फेनिक, यहीं ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला इसका है H3PO2। सबके स्ट्रक्चर में एक साथ बनाऊंगा, पहले मैं बता दूं। इसे सिंपली हाइपोफॉस्फोरस ना बोल के सिंपली फॉस्फोरस एसिड भी बोल लिया जाता है। बी है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, आप पूरा ही नाम बोले हमेशा, हाइपो। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, इसे बुलाते हैं फॉस्फोनिक। H3PO3, ओ का अंतर है, ओ है यहां आई है, बाकी स्पेलिंग सिमिलर है। थर्ड है ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, यही नाम है H3PO4। फॉस्फोरिक एसिड भी बुलाते हैं इसे सिंपली। आगे बढ़ते हैं डी पॉइंट। डी है पायरो फॉस्फोरस, पायरोफॉस्फोरस एसिड H4P2O5। एक और है पायरो फॉस्फोरिक एसिड, भाई ये भी पायरो है, फॉस्फोरस है और ये फॉस्फोरिक है, H4P2O7। नेक्स्ट है मेटा फॉस्फोरिक एसिड HPO3 का होल N। N का मतलब 3 ट्राई में आ जाएगा, साइक्लिक कंपाउंड भी होता है और लीनियर कंपाउंड भी होते हैं। तो ये पॉलीमेरिक फॉर्म होती है इसकी, किसमें एग्जिस्ट करता है, पॉलीमर में। N का मतलब कई सारे हो सकते हैं। चलिए इनके स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। पहला है H3PO2, H3PO3, H3PO4। देखिएगा स्ट्रक्चर इन तीनों के। ये है H3PO2, दूसरा H3PO3, तीसरा H3PO4। सबसे बड़ी बात है, नाम तो मैंने इनके ऊपर लिखे दिए हैं।
ये क्या था, H3PO2। आप ऊपर से देख सकते हैं, ये क्या है, H3PO3, ये क्या है, H3PO4। नाम ऊपर लिखे ही हैं, ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरस का एसिड फॉस्फेनिक एसिड है। फॉस्फेनिक एसिड नाम से कई बार पूछा गया है नीट में, 2 साल पहले ही पूछे गए थे, दोनों पूछे गए थे। ये फॉस्फोनिक एसिड दूसरे नाम से भी पूछते हैं। सबसे पहला काम है, आप फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लें। H की +1 होती है, ऑक्सीजन की -2, +1 के हिसाब से 3 इसकी होगी, -4 तो +1 आएगी। यहां पर क्या आएगी इसकी, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां 6 3 ये +3 आएगी, यहां पर यहां +5 आएगी। खैर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती होंगी। खैर हमें ये नहीं बदलना, हमें पता है इसकी बेसिसिटी। ये एसिड है, इनका एन फैक्टर याद हो तो नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन से, एन फैक्टर, ये एसिड है तो कितने एच आयन लूज करता है, इस पर 3 H हैं, 3 H हैं लेकिन लूज ये 3 नहीं करता। आयनाइजेबल H कितना है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से केवल एक H आयन जुड़ा है, ये तो P से जुड़े हैं, तो ये रिप्लेस नहीं होंगे, ये बाहर नहीं जाएंगे, ये H आयन में बदलेंगे नहीं, केवल ये H आयन में बदलेगा। तो ये एसिड केवल एक H आयन लूज करता है, तो दैट इज मोनोबेसिक, इसकी बेसिसिटी 1 है। मोनोबेसिक, या फिर आप इसे मोनोप्रोटिक भी बुला सकते हैं। प्रोटिक का मतलब है एक प्रोटॉन डोनेट करने वाला, या आप सीधा बोल सकते हैं दैट एन फैक्टर ऑफ दिस एसिड इज 1। एन फैक्टर ऑफ दिस एसिड इज 1। मैंने एन फैक्टर में भी बताए होंगे। यहां देखो 2 H रिप्लेसेबल हैं, ऑक्सीजन से जुड़े हैं, ये नहीं जुड़ा ऑक्सीजन से, तो इसकी ये डाइबेसिक होगा या फिर डाइप्रोटिक होगा, मतलब एन फैक्टर 2। इसमें तो तीनों HO से जुड़े हैं, तो दैट इज ट्राइबेसिक। ट्राइप्रोटिक नीचे लिखना, और एन फैक्टर 3, एन फैक्टर 3। आप समझ गए होंगे तीनों को कैसे पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं 4th पर। 4th था पायरोफॉस्फोरस एसिड, जिसका फॉर्मूला था आपने लिखे होंगे ऊपर से, तो देखिए फॉर्मूला था H4P2O5। देख लीजिएगा, H4P2O5, P ये है H4 1 2 3 4, P2O5 1 2 3 4 5। इसमें भी आप फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। कैसे निकालोगे भाई, मैं यहां निकाल के बता रहा हूं, या नीचे निकाल देता हूं, पर नीचे मुझे बेसिसिटी भी लिखनी है। बेसिसिटी आप खुद लिख लीजिएगा, 2 H आयन रिप्लेसेबल हैं, तो बेसिसिटी 2 है, डाइबेसिक है, एन फैक्टर 2, ये आप लिख लीजिएगा। मैं निकाल रहा हूं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। +4 तो हाइड्रोजन की होगी, +1 होती है, 4 है, 2x 5 -2 के हिसाब से -10 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस का कितना बचा, 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू इधर ले जाओ, +3 +6 हो जाएगा, आधा करोगे +3। तो यहां फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये किसकी एनहाइड्राइड फॉर्म है, मतलब ये ऊपर वाले तीनों में से किसकी एनहाइड्राइड फॉर्म है। देखो स्ट्रक्चर देख लो सबके, हाँ सबके देख पा रहे हो अब आप। तो ये तो पता जब चलेगा, इसमें पानी डालो आप, इस बॉन्ड को तोड़ो या इस बॉन्ड को तोड़ो। मैं देखो यहां बना के इसे ब्रेक करके देखता हूं, तो मुझे पता चलेगा किसकी एनहाइड्राइड फॉर्म है। OHOP ये था। मैंने मान लो ये बॉन्ड ये तोड़ दिया, H इधर OH इधर, तो क्या बना, ये नहीं बनाना आप, देखो P डबल बॉन्ड O OH H और साथ में क्या आया OH। इधर क्या बना, P OH H और इधर क्या आया OH, 2 बन गए। देखना है किसके हैं, H3PO3 के, दोनों यही हैं H3PO3, तो ये H3PO3 है,
ये इसके दो मॉलिक्यूल मिले, इसका मतलब जो पायरोफॉस्फोरस एसिड है H4P2O5 दैट इज द एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। तो इसके नीचे लिख लें, इट इज द एनहाइड्राइड फॉर्म H3PO3 मतलब ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। तो ये आपको देखना होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है ये फलाना एसिड किसका एनहाइड्राइड फॉर्म है, मतलब किसके वाटर निकलने से बनी है, तो उसमें वाटर डाल के देखो जो बने उसकी एनहाइड्राइड फॉर्म है। चलिए एक और बचा है अभी H4P2O7 दैट इज द, दो बचे हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड। आगे बढ़ते हैं, H4P2O7 देख लो H4P2O7, ये 1 2 3 4 इसमें तो टेट्रा बेसिक नजर आ रहा है, लेकिन एक्यूरेट बेसिसिटी इसकी ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें वाटर अगर आप डालोगे तो ये दूसरे एसिड में बदल जाएगा। इसे ये बॉन्ड ब्रेक करो, OH इधर आ जाएगा, दैट इज 3PO4 दैट इज ट्राई बेसिक। तो ये किसका एनहाइड्राइड फॉर्म है? एनहाइड्राइड फॉर्म ऑफ H3PO4। तो जो इसकी बेसिसिटी है 3 वही इसकी भी बेसिसिटी होगी, दिमाग में ही रखें। दिख रही है बेसिक 4, लेकिन पानी डालते ही 3 में 2 मॉलिक्यूल में बदल जाएगा। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां +5 आनी चाहिए, चेक कर लीजिएगा। चलिए स्ट्रक्चर एक और बचा है HPO3 का होल N। तो इसमें एक ट्राईसाइक्लिक मिलता है, उसे देखिएगा, मैं बना रहा हूं। हेक्सागोनल फॉर्म में मान लीजिएगा मैंने ऑक्सीजन और P बना लिए, बेंजीन के कार्बन की जगह अल्टरनेट में मैंने P और O लगा दिए। फास्फोरस के 5 बॉन्ड है, 5 पूरे हो गए, दूसरे भी 5 ही पूरे करने हैं, तीसरे में भी यही करना है। अब देखते हैं H कितने हो गए, 1 2 3 3 है, तो HPO3 का होल 3 होना चाहिए। तो P कितने होनी चाहिए? 3 है, ऑक्सीजन 3 3 जा 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो ये जो है N की वैल्यू क्या है यहां पर? 3। तो ये आ गया HPO3, जिसका नाम था, आपको बताया गया था मेटाफॉस्फोरिक एसिड, तो ये वही है, लेकिन ये एक्यूरेट नाम क्या है इसका? साइक्लो ट्राई मतलब N की वैल्यू 3, ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। एन फैक्टर 3 पर मत जाना, ये भी एनहाइड्राइड फॉर्म है, पानी डालो, ये बॉन्ड तोड़ो, ये बॉन्ड तोड़ो, OH यहां दैट इज ट्राई बेसिक, फॉस्फोरिक का ही है एनहाइड्रेट फॉर्म। तो एनहाइड्रस फॉर्म आपको देखनी होगी। ये था आपका ऑक्सो एसिड, यहां कंप्लीट होती हैं, और इसी के साथ केमिकल प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ओवर। आगे बढ़ते हैं सम इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स पर, देखिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद हेडिंग डाल लीजिएगा सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 15। पहला है आपका नाइट्रोजन या डाई नाइट्रोजन भी बुलाते हैं हम। N2 है तो डाई भी लगा लेते हैं, डाई लिख लेता हूं। नाइट्रोजन भी लिखोगे तो भी सही है। दूसरा है अमोनिया, ये भी नाइट्रोजन का बना है। थर्ड है नाइट्रिक एसिड HNO3, ये भी नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड है। फोर्थ है नाइट्रोजन के तो आगे फास्फोरस का ले लेते हैं, एक फॉस्फीन। और फिफ्थ भी ले लेते हैं फॉस्फोरस हैलाइड्स, छोटा सा पॉइंट है। दो आएंगे इसमें PCl3 और PCl5, मतलब ट्राईहैलाइड्स और पेंटा। Cl हो जरूरी नहीं, Br भी हो सकता है, पेंटा ट्राईहैलाइड्स एंड पेंटाहैलाइड्स।
तो ये जो कंपाउंड है इसमें पढ़ना क्या है, ये कंपाउंड इसलिए दिए गए ताकि मैंने क्वेश्चंस के बारे में तुम्हें मीटिंग में बताया था क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो उनमें एक बड़ा क्वेश्चन होता है रिएक्शंस का, जैसे आ गया कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, तो आपको रिएक्शंस कंप्लीट करनी होंगी। तो चूंकि रिएक्शंस कंप्लीट करवा रहा है तो रिएक्शंस आनी चाहिए। तो ये कंपाउंड इसलिए पढ़ेंगे, देखो पढ़ेंगे क्या, इसकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, इसकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, इसकी भी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, इसकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, सबकी इसी तरह। तो प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आ जाएंगी जो डायरेक्ट पूछी जाती हैं और वो लर्न ही की जाती हैं, याद ही कर सकते हो उन्हें। कुछ रिपीट होती हैं बार बार तो खुद याद हो जाती हैं, कुछ नहीं होती हैं तो वो याद करना होता है। तो वन बाय वन हम पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे डाई नाइट्रोजन मतलब N2। देखिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा फर्स्ट डाई नाइट्रोजन N2। हेडिंग है पहली, नाइट्रोजन पता है आपको एयर का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है डाई नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं, पहला पॉइंट इसका आएगा प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। 3 मेथड लिखें ABC, आपको सेंटेंसेस नहीं देने हैं। अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट करके NaNO2 बनाता है नाइट्रोजन, अमोनियम डाइक्रोमेट बनाता है नाइट्रोजन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तीसरी, हाँ बैलेंसिंग देख लीजिएगा, बैलेंस्ड इक्वेशन हो, बैलेंसिंग ना हो तो गलत हो जाएगी, बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस करनी आती होगी आपको, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज कीजिएगा। नेक्स्ट है बेरियम एजाइड, क्या नाम है इसका, बेरियम एजाइड। N3 नेगेटिव एजाइड आयन होता है भाई, Ba2 पॉजिटिव है, एजाइड होता है N3 सिंगल नेगेटिव, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ऐसे आया Ba1 N3 का होल ट्वाइस। मान लो Na होता Na पॉजिटिव N3 नेगेटिव, तो कंपाउंड होता NaN3, दोनों 1-1 है। इसके भी हीट करने से नाइट्रोजन बनती है, 2 कर दोगे तो 2 यहां जाएगा, 3 यहां जाएगा नाइट्रोजन। तो जितने भी एजाइड हैं, एजाइड आयन होता है N3 सिंगल नेगेटिव, 3 तो N पर है, चार्ज नेगेटिव सिंगल है, सबके हीट करने से नाइट्रोजन गैस ही बनती है। ठीक है जी, प्रॉपर्टीज नाइट्रोजन की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज नाइट्रोजन की वैसे आप जनरल फिजिकल तो जानते हैं, हम एक ही साथ पढ़ते हैं, सभी को देख लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस, टॉक्सिक नहीं है। लेकिन ये अगर सराउंडिंग में केवल यही है तो फिर सांस नहीं ले सकता आदमी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो आदमी मर जाएगा, लेकिन ये खुद टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं करती है। इट इज एन इनर्ट, इट इज इनर्ट, ठीक है, इट इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। ये एक बार और आया था, कल मैंने बताया था। बिकॉज ऑफ द हाई बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बॉन्ड, एंड ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इसीलिए इनर्ट होती है रूम टेम्परेचर पर। लेकिन अगर बहुत हाई टेम्परेचर दोगे तो ये रिएक्ट भी करती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इनर्ट है, लेकिन हाई टेम्परेचर पर लिखा है। एट हाई टेम्परेचर इट डायरेक्टली कंबाइंस विद सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लिथियम नाइट्राइड, क्या नाम है इसका, लिथियम नाइट्राइड। ये मैग्नीशियम नाइट्राइड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड, ये तो पढ़ोगे ही आप। हाँ, ये रिवर्सिबल भी होती है, लगा लेना। तो ये था नाइट्रोजन। तो बहुत ज्यादा प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज नहीं है, बहुत ज्यादा रिएक्शंस नहीं है, वही मैं लिखवा रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, सब नहीं लिखवा रहा हूं। तो ये आप लिखते रहें साथ में ही। ये पहला कंपाउंड था नाइट्रोजन, या आप बोलें डाई नाइट्रोजन। दूसरा कंपाउंड हमने बताया था अमोनिया। अमोनिया पर आते हैं, चेक करिएगा। सेकेंड पॉइंट अमोनिया, सेंट्रलाइज डाल दीजिएगा, वही पढ़ेंगे प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। प्रिपरेशन, अमोनियम क्लोराइड से बेस की रिएक्शन करवाते हैं। अमोनियम का कोई भी सॉल्ट हो, क्लोराइड हो, सल्फेट हो या कोई और हो, किसी भी बेस को डाल दीजिएगा, अमोनिया बन जाएगी, वाटर बनेगा और सॉल्ट बन जाएगा। दूसरा बाय हैबर प्रोसेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस। N2+3H2 gives 2NH3, ये भी रिवर्सिबल होता है। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, डेल्टा H नेगेटिव होता है इसका। ली चैटरलर प्रिंसिपल के हिसाब से अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो बैकवर्ड रिएक्शन होने लगती है और अमोनिया डिकम्पोज होता है, टेम्परेचर बढ़ा नहीं सकते। कम रखते हो तो नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करती, अभी अभी हमने पढ़ा नाइट्रोजन में कि हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करती है। तो बड़ा मुश्किल है हैबर प्रोसेस से बनाना, इसलिए टेम्परेचर बिल्कुल फिक्स रखा जाता है। और वो टेम्परेचर कितना है, मैं यहां कंडीशन लिख लेता हूं इसकी, अप्रॉक्स 700 केल्विन ये टेम्परेचर आपका रखा जाता है। 700 केल्विन इतना है कि इसे ब्रेक करने के लिए रिएक्ट करवा देगा
इससे ज्यादा किया तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी, इससे कम किया तो ये रिएक्ट नहीं किया करेगा। तो ये अप्रोक्स इतना है मॉडरेट टेम्परेचर की इस पर अमोनिया बन रही है। प्रेशर हाई प्रेशर करेंगे तो फॉरवर्ड होगी। लीचटर प्रिंसिपल के हिसाब से प्रेशर रखा जाता है 200 atm। आयरन ऑक्साइड कैटलिस्ट होता है, K2O के साथ भी डालते हैं, K2O भी डाल लेते हैं थोड़ा सा। तो क्वेश्चन आता है अमोनिया की यील्ड मैक्सिमाइज कैसे करोगे इस रिएक्शन से, तो टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट डाल के, आयरन कैटलिस्ट और मोलिब्डेनम भी आप डाल सकते हैं, आयरन ऑक्साइड भूल जाओ तो। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया पर। अमोनिया एक बेसिक है, बेसिक गैस है। देखिएगा इट इज कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल। इसमें स्मेल मत करिएगा, बहुत बुरी बदबू आएगी, सर दर्द हो जाएगा। वैसे तो तुम्हें तो मौका ही नहीं मिलेगा 21 में। इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज बेसिक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। NH3 में वाटर डालोगे, वाटर रिएक्ट करेगा, ये बेस है, H आयन ले लेगा, NH4 पॉजिटिव हो जाएगा, OH नेगेटिव यहां बचेगा। OH नेगेटिव रिलीज करता है, इसका मतलब इसका एक्वस सॉल्यूशन बेसिक है क्योंकि उसमें OH नेगेटिव आयन है। अमोनिया लुईस बेस होता है। अमोनिया क्या सारे हाइड्राइड्स मैंने लुईस बेस बताए थे? क्यों बताए थे? द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन एटम ऑफ द अमोनिया मॉलिक्यूल मेक्स दिस लुईस बेस। भाई स्ट्रक्चर बना लीजिए आप, अमोनिया का स्ट्रक्चर बना ही लो। एंगल 107.8 डिग्री। ये अमोनिया है, लोन पेयर है, लोन पेयर तो बेसिक है। और लोन पेयर एक और प्रॉपर्टी को बताता है, अमोनिया डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर एंड फॉर्म लिंकेज विद मेटल आयंस। होता क्या है, एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन, ये तो पी ब्लॉक है, इसके बाद डी एंड एफ है, इसके बाद कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन में कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स बुलाते हैं। तो अमोनिया पे क्या लोन पेयर है, और लोन पेयर है तो ये उसे डोनेट करता है मेटल को, और मेटल के साथ जब कोई लोन पेयर जुड़ता है, लोन पेयर वाला मॉलिक्यूल, तो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड वही वाले। तो ये कॉम्प्लेक्सेस बनाती है अमोनिया, जैसे कॉपर आयन के साथ NH3 जुड़ के ये कॉम्प्लेक्स बना दी। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसकी नेमिंग अलग से आती है, पढ़ोगे आप। ये डीप ब्लू कलर का होता है, कलर इंपॉर्टेंस रखता है भाई। Ag आयन है, Ag पॉजिटिव आयन है, ऊपर लगाइएगा इसे, NH3 इसे नीचे लगाइएगा। तो ये भी बन गया कॉम्प्लेक्स, कलरलेस है ये। तो कॉम्प्लेक्सेस बनाती है। क्वेश्चन आता है NH3 कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि अमोनिया के पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर मेटल आयन को डोनेट करता है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, इसलिए NH3 कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है। यही क्या PH3 भी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, जिस पर लोन पेयर है। वाटर भी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, लोन पेयर। जब इस चैप्टर को पढ़ोगे ना, कोऑर्डिनेट कंपाउंड को, तो जो लोन पेयर डोनेट करते हैं ना, उन्हें लिगेंड्स बुलाते हैं। ये जो कंपाउंड है NH3 लिगेंड है, और जो भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है वो लिगेंड है, मतलब कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है। तो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट से डरने की जरूरत नहीं है, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। जो लोन पेयर डोनेट करे दैट इज अ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। तो आपको बताना है सीधा सीधा, अमोनिया पे नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, वो लोन पेयर डोनेट करता है मेटल आयन को और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, इसलिए कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है। तीसरे कंपाउंड पर लिखते रहे मेरे साथ, पर्टिकुलर वे में लिखा हुआ है। थर्ड पर आते हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा, थर्ड पॉइंट नाइट्रिक एसिड HNO3। सबसे बड़ा पॉइंट यही है, बाकी तो छोटे छोटे ही थे अभी तक। प्रिपरेशन है, पहले NNO3 में H2SO4 डालोगे तो HNO3 बन जाएगा, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस दूसरी प्रोसेस रखता है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। पूछा भी जाता है, कारण है ये एक स्टेप में पूरा नहीं होता, 3 स्टेप में पूरा होता है। आप अमोनिया को गैस से बनाते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, या बर्निंग ऑफ अमोनिया बुला सकते हैं, जिससे NO बनता है। NO को ऑक्सीडाइज करके NO2 बनाते हैं, NO2 में H2O डालते हैं तो HNO3 बनता है। ये रिएक्शन इस वजह से भी इंपॉर्टेंस है, एक बार शुरू करने के लिए अमोनिया की जरूरत है, बाकी नहीं है, क्योंकि इसमें बाई प्रोडक्ट है, इसमें फिर ऑक्सीजन दोगे, फिर NO2 बनेगा, वाटर डालोगे, फिर HNO3 और NO बनेगा, तो NO बनता जाता है। तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस इन 3 प्रोसेस में कंप्लीट होता है। तो मेन प्रोसेस ये नहीं है, यही है, चाहे तो इसे ही पढ़ लीजिएगा, इसे तो आप ऐसे भी कंप्लीट कर पाएंगे। प्रॉपर्टीज पर आते हैं, नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं भाई। ये कलरलेस लिक्विड है, लेकिन एक और चीज है, यहां HNO3 की बोतल अगर आपने देखी है कभी, तो कई बार उसमें येलोइश कलर दिखता है। कैसा कलर दिखता है? येलोइश। क्वेश्चन है क्यों दिखता है? इसलिए दिखता है, HNO3 डिकम्पोज होकर NO2 गैस बनाता है। याद करो, NO2 मैंने ऑक्साइड्स पढ़ा दिए, ब्राउन गैस होती है, ब्राउन गैस कलरलेस लिक्विड में मिलकर येलोइश हो जाती है।
तो HNO3 NO2 में बदल जाता है, डिकम्पोज करता है सनलाइट में। जो ब्राउन गैस रिलीज करता है NO2 ब्राउन कलर की होती है, जो कलरलेस HNO3 में मिलकर उसका कलर येलोइश, हल्का येलोइश कर देती है। तो ये येलो होने का कारण है, ये साइड में लिख लेना। सेकेंड पार्ट है, इन एक्वा सॉल्यूशन नाइट्रिक एसिड बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। भाई HNO3 नाइट्रिक एसिड है तो एसिड ही होगा। पानी में डालने पर H पॉजिटिव रिलीज करता है। डायरेक्ट लिख सकते हैं HNO3 गिव्स H पॉजिटिव NO3। ये H पॉजिटिव ही, H3O पॉजिटिव H पॉजिटिव ही होता है। नेक्स्ट भाई सबसे इंपॉर्टेंट पर है इस पूरी रिएक्शंस में, पांचों पॉइंट्स में सबसे ज्यादा, पांचों मतलब प्रॉपर्टीज नहीं, पांचों कंपाउंड्स में। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइज मोस्ट मेटल्स एक्सेप्ट नोबल मेटल। नोबल मेटल जो रिएक्ट ना करें, गोल्ड और प्लेटिनम, इन्हें छोड़कर वो सभी मेटल को ऑक्सीडाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये जो मैंने लिखी है रिएक्शन विद कॉपर, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है कॉपर की। डाइल्यूट अलग रिएक्ट करता है, कॉन्सेंट्रेटेड अलग तरीके से रिएक्ट करता है। प्रोडक्ट ये तो इक्वल है लेकिन ये गैस अलग है। नीट में अभी तक 4 या 5 बार में हर बार मान लो पूछा जाता है कॉपर डाइल्यूट HNO3 से कौन सी गैस एलिमिनेट करता है, कॉपर कॉन्सेंट्रेट के साथ रिएक्ट करके कौन सी गैस बनाता है, जिंक भी। बिल्कुल ये रिएक्शंस तो भाई बिल्कुल याद हो आपके, ये कौन सी गैस बनी ये तो बिल्कुल याद हो अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जा रहे हैं, बिल्कुल याद हो भाई। जिंक डाइल्यूट से HNO3 से रिएक्ट करके N2O नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है, कॉन्सेंट्रेटेड से NO2। ये कॉन्सेंट्रेटेड के प्रोडक्ट एक ही हैं, डाइल्यूट के कॉपर के अलग हैं, नाइट्रिक और नाइट्रस। इस पर जरूर ध्यान रखना, रिएक्शन बोर्ड में पूछी जाती है, बहुत बार पूछी जाती है। तो गोल्ड प्लेटिनम तो ऑक्सीडाइज होते नहीं, बाकी सब मेटल्स हो जाती हैं, लेकिन फिर भी कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो अपने ऊपर एक इनएक्टिव लेयर बना लेती हैं। जैसे सब मेटल्स लाइक क्रोमियम, एल्यूमिनियम डू नॉट डिसॉल्व इन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एन इनएक्टिव लेयर ऑफ एन ऑक्साइड ऑन द सरफेस। तो सरफेस पे लेयर बना देती हैं तो फर्दर ऑक्सीडेशन इनका रुक जाता है। HNO3 मेटल को ही नहीं कुछ नॉन मेटल को भी ऑक्सीडाइज करता है, कॉन्सेंट्रेटेड बट डाइल्यूट नहीं कर पाता। तो ये प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं, चारों सभी बल्कि। तो मैंने वही चीज लिखी है जो बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ये आपको सारी पढ़नी है, मैं बहुत ज्यादा रिएक्शंस नहीं करवा रहा हूं। नेक्स्ट पर चलते हैं, फोर्थ है फॉस्फीन। फोर्थ है फॉस्फीन, और फॉस्फीन में भी आपके सिलेबस से 2021 के लिए तो बाहर है, फिर भी हम बता देते हैं, छोटा सा ही पॉइंट है। पहली प्रिपरेशन कैल्शियम फॉस्फाइड से बनाते हैं, वाटर HCl डाल के फॉस्फीन बन जाती है, PH3 फॉर्मूला है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती थी फॉस्फीन बनाने की, बहुत बार आती थी, इस बार भी आ सकती है। P4 फॉस्फोरस से रिएक्शन के फॉर्म में दे सकते हैं कि फॉस्फोरस NaOH से कैसे रिएक्ट करता है, इस वे में भी दिया जा सकता है। तो रिएक्शन को जरूर देखें आप, 3 ही है वैसे भी। फॉस्फीन भी बेसिक है लेकिन कम बेसिक है अमोनिया से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। ये मैंने ऑर्डर में बता दिया था, NH3 ज्यादा बेसिक, PS3 SS3 SBH3 BIS3। प्रॉपर्टीज, ये सड़े हुई मछली जैसी गैस है स्मेल में, जैसे सड़े हुए अंडे जैसी आती है H2S में, तो सड़ी हुई मछली जैसी आती है PS3 में। रॉटन फिश लाइक स्मेल। हाईली पॉइजनस है, आदमी मर जाता है, मतलब पॉइजनस है। कोई अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके पास हो जाए तो ये एक्सप्लोड कर जाती है। ये बेसिक है, एसिड के साथ सॉल्ट बनाती है। ओहो, एक गड़बड़ है भाई, रिएक्शन चेक करो। PH3 प्लस HBr gives PH4Br, फॉस्फोनियम ब्रोमाइड। ये रिएक्शन लिखनी है आपको। तो फोर्थ पॉइंट था फॉस्फीन है, सिलेबस से बाहर है, शायद 21 के लिए चेक कर लेना। मैं तो पूरा पढ़ा रहा हूं, आप वही पढ़ें, जो हटा दिया वो छोड़ सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ पॉइंट है, लास्ट पॉइंट भी है रिएक्शंस का, फॉस्फोरस हैलाइड्स। फॉस्फोरस 2 तरह के हैलाइड्स बनाता है, हम बता चुके हैं, ट्राई हैलाइड्स एंड पेंटा हैलाइड्स। पहले बात करेंगे फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड्स की। प्रिपरेशन आपके सामने है, 2 ही रिएक्शन है, पहली इंपॉर्टेंस रखती है, दूसरी आप छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, बहुत कम रेयर दिखाई दी है, एक ही बार आई थी आई थिंक, तो मैंने इसलिए लिख दी। प्रॉपर्टीज, इट इज कलरलेस ऑयली लिक्विड, इट हाइड्रोलाइज इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर भी होगा तो भी ये ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड में हाइड्रोलाइज हो जाएगा, पिरामिडल शेप का होता है,
PX3। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, प्रिपरेशन सिमिलर ही है, उसमें 6Cl2 थे, इसमें 10 है, उसमें लिमिटेड था, इसमें एक्सेस है। ये रिएक्शन भी आई है कई बार। येलोइश व्हाइट पाउडर होता है, मॉइस्चर में हाइड्रोलाइज होकर H3PO4 बनाता है फाइनली, पहले ये फिर ये फर्दर। तो बनाता क्या है? फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। हीट करने पर डिकम्पोज होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। कब बताया था? PCl5 का मैंने स्ट्रक्चर बताया कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। एक्सियल बॉन्ड्स बड़े होते हैं तो आसानी से टूट जाते हैं, और टूटेंगे तो Cl2 रिलीज हो जाएगा। तो ये मैंने शेप में PCl5 के बता चुका हूं। तो यहीं तक था आपका ग्रुप 15। ग्रुप 15 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे ग्रुप 16। रिएक्शंस के लिए स्लाइड जो मैंने दिखाई है, रिएक्शंस के लिए यही है, इसी तरह लिखनी है। सेलेक्टिव है, एनसीईआरटी पूरी नहीं है। वो रिएक्शंस दी गई हैं जो कई बार आई हैं, या एक बार भी आई है तो मैंने दी है, जो बिल्कुल ही नहीं आई उसे मैंने छोड़ दिया है। तो कोशिश करेंगे रिएक्शन सेलेक्टिव ही दी जाए, क्योंकि ये लर्न करनी होती है और लर्न करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो याद करना बड़ा मुश्किल पड़ता है, इसलिए सेलेक्टिव ही लिखी जाएंगी। लेकिन जो लिखी जा रही है वो आप लिखें कॉपी पर, प्रॉपर वे में लिखी हो आपकी कॉपी पर। ये मत सोचो कि नोट्स हैं इसकी, प्रॉपर कॉपी पर लिखी हो। ठीक है जी, चलिए खत्म करते हैं आज की क्लास। कल आगे बढ़ेंगे हम ग्रुप 16 पर पी ब्लॉक।